तो आएगा ही सामने, हमारे सामने है ना। टॉपिक से परेशान होने की कोई नीड नहीं। तो सी लुक एट हियर, actually we are discussing a part of data science, that one is the machine learning. Okay, machine learning is nothing but it is a mathematical model, it is a mathematical thing. So we need to implement this mathematical concept on our data by the help of some of the libraries like scikit-learn, आगे में मिलते जाएगा SciPy and pandas, numpy तो ऑलरेडी है। तो सो आई होप यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म दीज स्टेप्स, ये सब आप कर रखे हो, मैं लिख रहा हूँ। We have already performed descriptive analysis. You know about descriptive analysis, yes? You all are familiar about descriptive analysis. कुंदन, बाकी लोग बताओ, बोलो ना यस और नो। नो, सक्षम, यू नो अबाउट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बाकी लोग जानते हो ना ये सब। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या करते थे आप? डेटा को गैदर करते हो, यू जस्ट गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। In which type of location? Data might be on any cloud environment like AWS, Azure. Data might be on any database server like SQL Server, Postgres Server. Data might be on any website like Flipkart, Amazon. Data might be on any local machine. तो डेटा हमारी किसी भी लोकेशन पे हो सकती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें नीड होती है एपीआई की। तो एपीआई से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ये टूल की नीड होती है बेटा, पाइथन, एक्सेल एंड पावर बीआई। ये दिस टूल एंड टेक्नोलॉजी, बीआई टूल एक्चुअली कहना ज्यादा बेटर होगा, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। कितने बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आप जानते हो अभी तक? पावर बीआई, टैबल्यू एंड लूकर, ये तीन आप जानते हो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज हो रहे हैं टूडे इंडस्ट्री। तो ये आपने कर रखा होगा। पाइथन की आप लाइब्रेरी पढ़ रखे होगे, पांडाज। पाइथन में के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक तो नीड पड़ती है पांडाज की, उस डेटा को मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने के लिए नीड पड़ती है नमपाई की। तो पढ़ रखे हो ना सब लोग। सेकंड, जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो तो हमें डेटा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यस, सो वी नीड टू परफॉर्म डायग्नोसिस एनालिसिस। हमें अपने डेटा को क्या करना होता है? डायग्नोसिस एनालिसिस करना होता है। डायग्नोसिस एनालिसिस का एक वर्ड है डेटा क्लीनिंग। आपने सुना होगा डेटा क्लीनिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैम, 5 मिनट। ठीक है मैम। डेटा प्री प्रोसेसिंग, दीज आर द सिनोनिम्स। ओके, ये डेटा क्लीनिंग है। डेटा डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए बेटा आपको नीड पड़ती है स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, डेटा क्लीनिंग करने के लिए आपने स्टैट्स यूज किए होंगे ना, स्टैटिस्टिक का। सेंट्रल टेंडेंसी आपने टॉपिक बताता हूँ जो जो आप पढ़े होंगे। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े होगे, मीन मीडियन मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़े होगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़े होगे, जैसे जेड स्कोर, जेड टेस्ट, टी टेस्ट। इतनी ही जरूरत है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने यूज किया होगा स्काईपाई, और नमपाई भी बहुत हद तक हेल्प करता है। पांडास तो चलता ही है साथ के साथ। ये सारी लाइब्रेरी के साथ आप कर रखे होगे काम, यस और नो? सभी लोग बोले यस और नो, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है। आप फिर मैं चलूंगा ना तो आपको फिर ऐसा लगेगा चल तो रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आ रहा। फिर हम अभी कितने हैं? 5-7 लोग हैं। फिर गिनती कमना शुरू हो जाएगी, फिर बच जाएंगे एक। तो यदि आप अभी से नहीं पढ़ रखे हो तो आप मुझे बताओगे ना, तो फिर मैं उसी लेवल पे लेके चलूंगा आपके साथ, है ना। यदि आप एक्सप्लोर कर दिए अपने आप को तो मेरे लिए कम होगा, मैं उस लेवल पे जाके समझाऊंगा। आप हैं? अब पांडास नहीं पढ़ाऊंगा ना बेटा, समझाऊंगा टॉपिक तो बेसिक सही, हर टॉपिक को बेसिक से बताऊंगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। यदि आपकी टॉपिक नहीं क्लियर तो हर टॉपिक जो मुझे नीड होगी उसको तो मैं बेसिक से शुरू कर दूंगा। बट यदि आती रहती तो मैं आगे से बढ़ता रही, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ इसमें जाकर। तो डायग्नोसिस एनालिसिस में आपको अपने नीड अकॉर्डिंग डेटा को जितने लेवल पे हो सकता है ट्रेन किया होगा। अब एक क्वेश्चन हमारा है, आप बता रहे हो कि पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हाउ मेनी डिफाइंड स्टेप फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, सॉरी, डायग्नोसिस एनालिसिस करने के कितने फिक्स डिफाइंड स्टेप्स बता सकते? कितने फिक्स डिफाइन, कोई फिक्स डिफाइन स्टेप्स हैं? जैसे हमने बताया ना कि डेटा, ये डेटा एनालिसिस में या डेटा साइंस में 2 स्टेप्स होते हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम। और भी स्टेप होते हैं, 2 मेजर हैं, और भी पढ़ रहेंगे हम आगे। तो उसी तरह से डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए, डेटा क्लीनिंग करने के लिए कितने मेजर पार्ट्स, कितने मेजर स्टेप्स है? तो देयर इज नो एनी फिक्स डिफाइंड स्टेप, पॉसिबल भी नहीं है।
एक चीज बताओ, डेटा एनालिसिस, डेटा को हमें डायग्नोसिस करने के लिए, डेटा क्लीनिंग करने के लिए क्या कोई फिक्स स्टेप हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? कि बेटा वो डेटा पे डिपेंड करेगा ना। डेटा जितनी लेवल पे गंदा होगा, मतलब डेटा के अंदर जितनी लेवल मेलिशियस थिंग्स होगी, उतनी हमें नीड पे परफॉर्म करना होगा। क्या इस बात से हम सभी लोग एग्री हैं? इंटरव्यूअर ना आपसे इस पॉइंट बहुत ज्यादा रिजीड करता है। उसको आप एक्सप्लेन एक लाइन में कर सकते हो, पूरी डिपेंड करती है किस पे? डेटा के डोमेन पे। डेटा किस डोमेन की है और डेटा के अंदर कितनी मेलेशियस थिंग्स है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, जैसे आप घर में वाटर आरओ लगाते हो, तो क्या आरओ को कोई फिक्स नहीं होता ना कितना स्टेप्स है? वो तो डिपेंड किस पे करता है? पानी पे। जितना पानी गंदा है उतना ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है उसको, जितना पानी कम गंदा है उसको उतना कम फिल्टर करना पड़ता है। ये सोचना। तो ये चीजें उसी पे डिपेंड करती है। डायग्नोसिस एनालिसिस वही तो कर रहे हैं जो आपका आरओ करता है, काम वही हम कर रहे हैं। वो पानी पे करता है, हम डेटा पे करते हैं। ये सुन लो। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। और एक मैं एक चीज और बता दूं, डेटा साइंस का जो सबसे बैकबोन, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो यही है जो आप पढ़ के आओ। यदि इसमें लैग कर गए तो आगे पूरी डेटा साइंस आप लैग। तो दिस इज द रियली इम्पोर्टेंट स्टेप्स, रियली। क्योंकि इसकी इतना ज्यादा यूज होगा ना, चाहे आप डीप लर्निंग आगे पढ़ो या मशीन लर्निंग, इसको यूज करना ही करना। तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप थर्ड, वी नीड टू परफॉर्म प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये तो है, ये तो है, इसके बाद ही हो सकता है। स्टेप टू के बाद ही स्टेप टू थ्री होता है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या समझते हो आप? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से क्या समझते हो? प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट करना। जैसे हम घर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी डायग्नोसिस करते हैं, हमारी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब चीजों को ध्यान बताते हैं ना कि आपको ये सारी डिजीज है, ये सारी चीज खानी है, ये सारी चीजें बना रखनी है, यही सीधा होता है ना। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में भी हम यही करते हैं। जो हमारी डेटा थी, ये जो बड़ी सी डेटा थी हमारी, इस डेटा के अंदर से जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको हमने रिजॉल्व किया। और अब क्या करेंगे कि इस डेटा से जितने हिडन स्ट्रक्चर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमने आपको बिग मार्ट की डेटा प्रोवाइड किया, वी आर गिविंग अ डेटा ऑफ बिग मार्ट। ये हमने आपको 2022 से लेके अभी तक की डेटा प्रोवाइड किया। अब मुझे मंथ वाइज, ईयर वाइज देखना है कि 22 में कितना था, 23 में कितना, 24 में कितना। तो 22 में जितने मिलियन की हुई है, 23 में जितने मिलियन की हुई है, 24 में जितने मिलियन की हुई, तो क्या आप इजीली एनालाइज नहीं कर सकते कि किस साल हमारी सेल अच्छी हुई थी, किस साल डाउन हो गई? यस और नो? क्या इसी टेबल को आप रिप्रेजेंट करते होगे इसमें? यस और नो? विजुअल, जिसे विजुअल कहते हो। हम्म। तो इसको विजुअलाइजेशन करते थे। इसको करने के लिए क्या यूज करते थे? इसको करने के लिए क्या यूज करते थे आप बताइए? हेलो। हाँ सोनाली बताओ आप। तो हो गया बेटा। हाँ, उसमें 12 बजे में एक्सेल स्टार्ट हुआ है, 11 बजे में आपका एक्स ये स्टार्ट हुआ है, माई सिक्वल। हाँ, तो यदि ये सब कर रहे हो मशीन लर्निंग ज्वाइन कर लो बेटा, 3:30 बजे से, आज से। हम्म। हाँ, लिंक यही है, ग्रुप क्लास में जो आप ज्वाइन कर देते हैं ना जिस लिंक से, उसी से ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए, मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके बेटा। आप देखिए, तो डेटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चार्ट जनरेशन करने के लिए ये दो लाइब्रेरी यूज करते थे आप, है ना? बार चार्ट, लाइन चार्ट, इस तरह के आप जनरेट करते होगे। इसके लिए क्या यूज करते थे आप? ये दो लाइब्रेरी थे पाइथन की। अच्छा, सेम काम को हम एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, पिवोट चार्ट जिसको कहते थे आप। तो इसको हम बीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। नहीं, विजुअलाइजेशन बीआई से भी तो हो सकता है। तो ये हम इसी को कहते हैं क्या? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बट एक चीज बताओ बेटा, आप सभी लोग सोच कर, यदि डेटा का को डायग्नोसिस नहीं किए होते, क्या डेटा क्लीनिंग किए बिना हम यदि एनालिसिस कर रहे होते प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, तो क्या हमारी रिजल्ट जो होती है एक्यूरेट होती? यदि डेटा के अंदर मैलिशियस थिंग्स है तो रिजल्ट के अंदर तो मैलिशियस होगा ही ना। इसलिए ध्यान रखना है, डायग्नोसिस एनालिसिस इज द मैंडेटरी पार्ट। डन। इसी के बाद आता है अब जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टेप स्टेप फोर इज कॉल्ड प्रीडिक्टिव एनालिसिस। यही पढ़ रहे हैं बेटा हम। तो हम ये आपसे कहीं जानना चाह रहे थे कि आप ये तीन स्टेप्स जो हमने बताया, ये तीन स्टेप्स में आप फेमिलियर हो ना? एक्सपर्ट नहीं हो बट फेमिलियर होना है एटलीस्ट। यही मेरा होप था कि आप इतना तो जानते होगे। यस और नो? आप बेटा लिख रही हो, समझ रहे हो ना अभी यहाँ तक? है ना? ये स्टेप्स आपको एटलीस्ट, एक्सपर्ट नहीं तो मेरे एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप इनको, यदि मैं वर्डिंग यूज करूँ तो आप समझ सकते।
डन। तो अब जो पढ़ने वाले हो ना बेटा, हम जो करने वाले हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने वाले हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता क्या है? देखो इसमें जैसे हमने आपको एक वैल्यू दिया 1011, नेक्स्ट वैल्यू हमने दिया आपको 1015, और कहा कि आप जस्ट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू। तो आप ये नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते? कैसे आपने किया? इसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया और उसी स्ट्रक्चर को आगे फॉलो कर रहे हो। सेम काम हमारा मशीन लर्निंग करता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा था, तो स्टैट्स क्या था आपका? स्टैट्स जो मैथमेटिकल थिंग्स थी ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था। मशीन लर्निंग भी आपका क्या बेटा? मशीन मशीन लर्निंग इज नथिंग बट जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स। तो ये क्या करता है बेसिकली कि आपकी जो डेटा है, दिस इज अवर डेटा, बट ये कौन सी डेटा? क्लीन डेटा। इट इज नॉट अ रॉ डेटा, इट इज अ क्लीन डेटा। मतलब इस डेटा वो है जिसपे डायग्नोसिस एनालिसिस हो चुकी है, डेटा क्लीनिंग हमने परफॉर्म कर रखा है। इस इस पर्टिकुलर स्टेप में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। हम अपनी डेटा को मशीन लर्निंग के थ्रू इसके अंदर के जो हिडन स्ट्रक्चर है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आया तो उस इन्फॉर्मेशन के भी पे हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रिडिक्शन। समझ में आया रहा है? तो ये प्रिडिक्शन है, जैसे आपने प्रिडिक्शन किया तो ये तो छोटी डेटा थी तो आपने कर पाए। अच्छा, ये पैटर्न बहुत ज्यादा, कभी कभी आपने देखो तो बहुत ज्यादा मैसिव भी होता है। जैसे हमने दिया एक आपको डेटा कि ABC, आगे दिया GHN, फिर हमने दिया ZXY। अब इसके अंदर के पैटर्न तो आप बना पा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में मिस्टेक हो। पॉसिबल है नहीं है? बताओ। जैसे हमने कहा कि व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, आपने बताया, तो इसके अंदर के जो आपने पैटर्न तो पूरी कोशिश किया है फाइंड आउट करने की, लेकिन पॉसिबल है ना कि हमारी पैटर्न गलत हो सकती है। ये सब तो यहाँ पे तो वही है कि ये जो नेक्स्ट वैल्यू आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हो, दैट इज द हाइपोथेसिस वैल्यू। क्या एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा होगा, कितना परसेंट श्योर है कि ऐसा होगा, इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्यूरेसी। तो हमारा होप होता है बेटा, यदि आपने एक्यूरेसी कैलकुलेट किया उसके 100% है, मीन्स जो आप कह रहे हो करेक्ट। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम कितने परसेंट तक कैलकुलेट कर पाते हैं? मशीन लर्निंग के तो हम कितने परसेंट बेस्ट केस की बात कर रहे हो? 90। तो 2% स्टिल लैक हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ। तो फिर इसको कहाँ 2% का लैक हो रहा है, तो हर जगह से नहीं यूज कर सकते ना। इसको रियल लाइफ जो ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड सिनेरियो उसमें से यूज नहीं कर सकते। इसको कहाँ यूज कर सकते हो? ML से डेवलप्ड जो एप्लीकेशन है वहां उसे कहाँ यूज करते हो आप? यूट्यूब पे आपने देखा होगा रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे आप एक सॉन्ग प्ले करते हो उसी से सिमिलर वीडियो जाते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग, इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा, जैसे आपको बताया कि 4 आवर्स बाद रेनी सीजन होगा, हुआ तो बेटर, नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा तो लॉस नहीं हो गया ना हमारा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे मैक्सिमम टाइम सिमिलर वीडियो जाते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड वीडियो जा जाता है जो हमने सर्च ही नहीं किया, अनरिलेटेड वीडियो जा जाता है। तो ये इसी 2% की वजह से एरर आने का चांस है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए, मतलब हम मशीन लर्निंग को मोर एक्यूरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? डीप लर्निंग। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, दो एल्गोरिथम, दो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। दोनों का एक ही पर्सपेक्टिव है, क्या? प्रिडिक्शन करना। बट ये 98 तक जाता है, हमारा डीप लर्निंग 99.9 तक। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये देखो, डीप लर्निंग और ये दोनों जो है ना बेटा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये दोनों रिसर्च वर्क है। तो अभी मैं 98% कह रहा हूँ तो ये कोई फिक्स नहीं है, कल को हो सकता है ये 99 तक जाना लगे और ये हमारा 100% हो जाए, क्योंकि रिसर्च अभी भी स्टिल ऑनगोइंग है। यदि कल को हम इसमें सक्सेस करेंगे तो इसकी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा बुरी इंक्रीज हो सकती है, समझो। तो देन ये अब एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि मशीन लर्निंग इतना, डीप लर्निंग इतना परफेक्ट है, तो फिर हम हर जगह मशीन लर्निंग डीप लर्निंग क्यों नहीं यूज करते? पता है हमें कि 98% ही एक्यूरेट है, 2% का लैग हो रहा है, तो हम जानबूझकर गलतियां क्यों कर रहे हैं? माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि ये 99 सही बता रहा है तो फिर इसी को हर जगह यूज होना चाहिए ना। मशीन लर्निंग का तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर डुप्लीकेट वैल्यू कैसे बेच पा रही है? ये सब माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? मशीन लर्निंग में बेस तो बेटा पढ़ लोगे आप, डीप लर्निंग भी जस्ट स्टैट्स वाला पढ़ सकते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मशीन लर्निंग के कंपेरिजन में डीप लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है। सबको डीप लर्निंग पढ़े तो आप भी नहीं, चलो फिर भी पढ़ लेंगे। इसकी जो रिसोर्स कंज्यूमिंग की जो एबिलिटी बहुत ज्यादा है। डीप लर्निंग एटलीस्ट 8 GB रैम, 10 GB रैम तो नॉर्मल सिचुएशन में अकर करता है। आपका सिस्टम में 4 GB रैम है ना, और डीप लर्निंग का कोई एक चला लो मॉडल, आपका सिस्टम लैग नहीं होगा, बंद हो जाए। तो बहुत ही भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज की जो है ना बहुत ज्यादा है।
तो हर केस में डीप लर्निंग सफिशिएंट भी नहीं है, समझ रहे हो ना, बहुत रिलायबल भी नहीं है। इसलिए बेटर हम क्या यूज करते हैं, अब डिपेंड करता है सिनेरियो पे। जैसे जहां पे हमें 1% का भी चांस नहीं लेना है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डीप लर्निंग। और जहां पे लगता है हमारा रिलायबल है, मशीन लर्निंग। जैसे आप देखे होंगे छोटे बच्चे, आप देखे होंगे वीडियोज देख रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे सिमिलर कार्टून देख रहे हैं, कार्टून ही आ रहा है। कभी कभी अनरिलेवेंट वीडियो आ गया, बच्चों बच्चों के जो फादर होते हैं या मम्मी होती है पिटाई कर देती है, क्या देख रहा है। बट यदि आप मशीन लर्निंग पढ़ रखे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 2% का लैग हो रहा है, हो सकता है इसकी वजह से आप इसको पिटाई ना करें। बस दूसरे वाले से वीडियो बेनिफिट मिलने के बाद यदि हर बार वीडियो जा रहा है अनएक्सपेक्टेड, तब तो उल्टा खड़ा कर दो, जानबूझ के देख रहे हो, यस और नो। ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल है नहीं है, तो मशीन लर्निंग 2% का अभी भी लैग कर। तो ह्यूमन बींग से रिलेटेड जहां भी सिनेरियो हो वहां भी होता है डीप लर्निंग। जैसे सपोज हमें कोविड प्रिडिक्शन करना है या कैंसर प्रिडिक्शन करना है, तो जो पर्सन कैंसर, जैसे सपोज करो जैसे ही हमारा मॉडल हमने बनाया, किसी ह्यूमन बींग्स ने आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उस इन्फॉर्मेशन के भी आपको कैंसर प्रिडिक्ट करना है। तो सोचो एक सेकंड, यदि किसी को कैंसर हो रखा है और आपने कहा कि नहीं हो रखा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। नहीं हो रखा है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो वहां पे हम नहीं चांस दे सकते। तो उस केस में क्या यूज करेंगे आप, डीप लर्निंग। अच्छा, डीप लर्निंग के अंदर एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मशीन लर्निंग की, क्या, मशीन लर्निंग जैसे प्रायर डेटा है प्रिडिक्शन उसी तरह का करेगा। मीन्स बात की यदि हम सपोज जैसे रियल सिनेरियो में बात करते हैं, जैसे हमने जितने तरह के हमने रियल लाइफ में एनिमल्स देख रखे हैं, उस तरह के एनिमल यदि हमारे सामने कल को आए तो हम उस यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। हमें नहीं, एक सिचुएशन आप एज्यूम कर सकते हो कि हमें भागना है या उसे भगाना है। मतलब रियल लाइफ में जस्ट आप एमएलडीएल छोड़ दो, एक रियल लाइफ सिनेरियो में आके तो हम डिसाइड कर लेंगे, देखते हैं कि क्या करना है। तो ये काम एमएल कर रहा है, जितने तरह के देख रखा है उसमें तो एक्शन बिल्कुल करेक्टली लेगा। और सपोज हमारा कोई ऐसा एनिमल आ गया जो हमने अभी तक कभी नहीं देखा, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। उस केस में हमारा माइंड जो है, उसके नेल्स, आईज, माउथ के बिहाफ पे डिसाइड कर लेता है, पोस्चर के बिहाफ पे कि हमें क्या करना है, यस और नो। तो यहीं पे डीप लर्निंग इसीलिए कैपेबल है। डीप लर्निंग के अंदर एबिलिटी ह्यूमन माइंड भी करता है। जैसे हमारा माइंड काम करता है ना, वैसे डीप लर्निंग भी काम करता है। मशीन लर्निंग इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, रोस्ट के सिनेरियो, मतलब या तो एकदम से सामने हो जाएगा या तो एकदम से भाग जाएगा। मतलब उसमें कोई आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते कि करेगा क्या, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। आदमी को तो खा जाएगा यदि हमें सो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो। तो उस सिनेरियो में क्या यूज करते हैं, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग न्यू डेटा जनरेशन करने की एबिलिटी है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, आपने सुना होगा जनरेटिव एआई, सुने हो गया। जनरेटिव एआई डीप लर्निंग का ही सब पार्ट है। जैसे हम जितने लोग बैठे हैं, इन सभी का मैंने फेस डिटेक्ट करवा के और हमने मॉडल डेवलप कर दिया, ठीक है, हमने सभी का फोटो लिया और उस भी आपने एक मॉडल ट्रेंड किया कि इन सबों में से जो भी है तो डोर जो है ओपन कर दो, यदि इनमें से कोई नहीं, हम लोगों में से कोई नहीं है तो डोर क्लोज रखो। तो इस केस में डीप मशीन लर्निंग को आपने दे दिया तो परफेक्ट काम कर रहा है। बट कोई पर्सन सपोज करो खड़ा ऐसे आया और मास्क लगा रखा था या बियर्ड था, उसकी फेस या कुछ भी मतलब चेंज कर रखा है, या उसने पीछे से खड़ा होकर अपनी पोस्चर रिन्यू करवा रहा है, तो उसके मशीन लर्निंग रोस्ट कर सेंगे। और डीप लर्निंग आपने फेस रिकॉग्नाइज करो तो परफेक्ट, आप बॉडी के कोई भी पार्ट करके देखिए, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि दैट वन इज नॉट। तो डीप लर्निंग न्यू डेटा जनरेट करने की एबिलिटी भी रखता है। क्योंकि आप समझ मैं पीछे से खड़ा हुआ तो मुझे पीछे के पोस्चर यहाँ पे मेरी आगे की बॉडी जनरेट हो रही है ना, तो हमारी बॉडी तो आगे वाली थी नहीं, जनरेट डीप लर्निंग की ये करने की एबिलिटी कौन रखता है, हमारी डीप लर्निंग। इसी को जनरेटिव एआई का, जनरेटिव एआई का बहुत ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्राइम डिटेक्शन, क्राइम सीन डिटेक्ट, मतलब क्राइम सीन डिटेक्शन, क्राइम सीन प्रिडिक्शन। जैसे अभी तक क्या होता है कि हमारे साइबर क्राइम में जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा, सभी लोग देखते होंगे साइबर क्राइम में मैक्सिमम जानते होंगे इसको, तो उसमें मैनुअली क्रिएट किया जाता है कि ऐसा रहा होगा, ऐसे बॉडी होगी, ऐसे होगा, ऐसा सब मैनुअली भी होता है। उसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट खर्च होते हैं, कभी कभी ह्यूमन लॉस भी होता है, यस और नो। उसी चीज को हम डीप लर्निंग के थ्रू क्रिएट करवा रहे हैं कि यदि ऐसा पूरी केस है और ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उस पॉसिबिलिटीज में यहाँ पे हम एक्शन लेंगे। स्पीच डिटेक्शन, जैसे किसी में बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी ये सीन जनरेट हुआ था, इस समय ये पर्सन थे तो उनकी वॉइस क्या क्या जनरेट हुई उस सिचुएशन में, वो प्रिडिक्शन करने का काम कैसे, बाय द हेल्प ऑफ। तो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जनरेटिव एआई। और एमएल अपनी चीजों को एडवांस किया है, जिसको आप एमएल ऑप्स के नाम से, एमएल ऑप्स है ना, तो यही आगे का पार्ट है। तो हम बेटा पहले पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, फिर हमारी डीप लर्निंग होगा तो उसके आगे डीप लर्निंग, ठीक है।
तो मशीन लर्निंग को यदि मैं डिफिनेशन से डिफाइन करना चाहूँ कि व्हाट इज द मशीन लर्निंग, इट इज नथिंग बट मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द डेटा बिहाफ ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन। प्रिडिक्ट द डेटा बिहाफ ऑफ प्रायर डेटा, जो भी डेटा प्रिडिक्ट करेगा ना वो प्रायर डेटा के बिहाफ पे करेगा। ये कीवर्ड्स है, ये आपकी मैंडेटरी लाइन लिख लेना, क्योंकि इंटरव्यूअर इस पे नोटिस करेगा आपको। एमएल इज नथिंग बट इट इज ए, लिख दें आप लिख लिए, इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट व्हाटएवर डिजायर्ड आउटपुट बिहाफ ऑफ प्रायर डेटा। आपको जो चाहिए वो प्रिडिक्ट करेगा, बट कैसे, किस बिहाफ पे, प्रायर डेटा। डन। अब देखो ये मशीन लर्निंग एक तरह की मैथमेटिकल मॉडल है, तो इस मैथमेटिकल मॉडल के दो मेन अप्रोच हैं, अप्रोच ऑफ मशीन लर्निंग, या मशीन लर्निंग के दो टेक्निक हैं। अप्रोच ऑफ एमएल मशीन लर्निंग के दो हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, और एक होता है हमारा अनसुपरवाइज। फर्स्ट वन इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेकंड वन इज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। थर्ड वन इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, थर्ड वन इज द, these are the three learning technique we need to use in machine learning, okay। तो ये तीन यूज होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। तो आप देखो मशीन लर्निंग का काम तो प्रिडिक्शन करना है, बट किस तरह के डेटा पे क्या यूज करोगे ये हमें डिसाइड करना है। किस सिचुएशन में हम सुपरवाइज यूज करेंगे, किस सिचुएशन में अनसुपरवाइज यूज करेंगे, किस सिचुएशन में रीइंफोर्समेंट। सुनिएगा ध्यान से, हम बेटा आपको थियोरेटिकल पार्ट मिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहा है। तो विकिपीडिया पे जो बड़ी सी डिफिनेशन लिखी रहती है वो नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल पार्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो, अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या कब यूज करोगे, सो ध्यान देना। सुपरवाइज मशीन लर्निंग कि जब यूज करोगे कब, सो देखना ध्यान से। यदि इसकी डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट वर्क ऑन which are that work on labeled data in which have target and feature both are available। इस तरह की डिफिनेशन लिख सकते हो। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, इट इज नथिंग बट इट इज अ मैथमेटिकल, सॉरी, इट इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक that use that use that used on labeled data in which target and feature both are available, या आप लिख सकते हो in which dependent and independent variable both are available। तो लेबल डेटा क्या होता है सोसाइटी, मशीन लर्निंग। 4:30 बेटा, बैठो बैठो, 4:30 बजे से ना, बैठो बैठो, 4:30 बजे से बैठो बैठो तो बैठो। तो हम पढ़ रहे हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में देखो हमने कहा कि दैट इट इज मशीन लर्निंग टेक्निक दैट यूज ऑन लेबल डेटा। लेबल डेटा किसे कहते हैं, दिस टाइप ऑफ डेटा जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट, कंप्लीट करने का सेंस क्या है, देखो जैसे देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारी रूट थी, ये रूट के दो ब्रांचेज हुए, इसके भी दो ब्रांचेज है सपोज, इसके भी दो ब्रांचेज हैं, तो ये लेबल्ड हुआ, मतलब हर लेवल पे इक्विवेलेंट है, देख रहे हो ना आप। बट सपोज ये दो होते हैं और इसके रेस्पेक्ट बाकी इंफॉर्मेशन ये अनलेबल्ड हो गया ना, यहाँ तक कंप्लीट लेवल मैच हो रही है, इसके आगे कोई लेवल नहीं, समझ रहे हैं ना आप। तो मतलब कहने का सेंस है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के रेस्पेक्ट में पूरी वैल्यू, एक के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पास 10 कॉलम है तो 10 कॉलम में नंबर ऑफ रो जो होने चाहिए अप्रोक्सीमेट सिमिलर। अब 2 4 5 नल वैल्यू हो तो वो मतलब मैनेजेबल है, बट ऐसा नहीं कि ऊपर पूरी खाली बीच में खाली, ऐसा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो दिस टाइप ऑफ डेटा दिन बी सुपरवाइज। सेकेंड थिंग्स, सुनिएगा ध्यान से, इसमें हमारे पास देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास एज गिवन था, तो देखना है यहाँ पे एज गिवन था, इसकी वेट गिवन थी, जेंडर गिवन था। इस भी आप मुझे क्या प्रिडिक्ट करना था, वी नीड टू प्रिडिक्ट देयर जेंडर, सॉरी वी नीड टू प्रिडिक्ट देयर, देखो हम अभी आपको अच्छे से प्रॉपर समझाते हैं। सपोज मेरे पास ये डेटा थी जिसमें एज गिवन था, फिर हमारे पास वेट गिवन था, और फिर हमें जेंडर गिवन था, हमें उसकी प्रिडिक्ट करनी थी हाइट। किस भी यहाँ पे एज, वेट एंड, बट इसमें अभी सभी चीजें हमें गिवन होगी, हर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, गिवन होगी पहले से। तो हमें अब देखो हमें किस भी यहाँ पे प्रिडिक्ट करनी है, इस भी यहाँ पे यही एज, और भी यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करनी है, हाइट को। तो जो प्रिडिक्ट करना है दैट इज कॉल्ड टारगेट, इसको क्या कहते हो आप, प्रिडिक्ट टारगेट। इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हाइट की जो भी वैल्यू रही होगी इसी पे डिपेंड कर रही होगी। ये वैल्यू यदि चेंज होगी तो इसमें सिंपल सी बात है, सिम चेंजिंग होगा।
और दीज आर कॉल्ड, ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमारा हाइट है ये तो प्रेडिक्ट टारगेट हो गया, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहेंगे टेक्निकली फीचर। इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हम यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी हो तो बताओ। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, डिपेंडेंट कंप्लीटली डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट पे, बस ये सब इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। देखो एज, वेट और जेंडर के भी यहाँ पे हाइट हम करना, तो ये हमारा टारगेट। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सभी चीजें गिवन होंगी, हमारे पास फीचर भी होगा एज वेल हमारे पास टारगेट भी अवेलेबल होगा, दोनों ही अवेलेबल होंगे। अब तो इससे क्या होगा कि मशीन लर्निंग इस डेटा पे लर्निंग करेगा। अब कोई न्यू इंफॉर्मेशन आई उस भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझ रहे हो ना? अच्छा, अभी हमें क्या प्रेडिक्ट करना था? हाइट। तो हाइट कैसी वैल्यू होती है? 2, 4, 8, यही ऐसी वैल्यू होती है। अब सपोज करो बेटा, जस्ट अपोजिट में अभी हमें जेंडर प्रिडिक्ट करना होता है इसी के भी यहाँ पे, यदि जेंडर प्रिडिक्ट करना होता तो जेंडर में क्या होता है? मेल फीमेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? अभी अभी हम हाइट और इस जेंडर, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? अभी हम कंटिन्यूअस पे प्रोडिक्शन कर रहे थे, और अब किस पे करने लग गए? कैटेगरिकल पे। तो अभी टारगेट हमारा इसके पहले क्या था? कंटिन्यूअस वेरिएबल था, आपने पढ़े होगा स्टैटिस्टिक्स में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल, है ना, पढ़े थे ना? उसी का ये पार्ट है। तो जिसमें अब देखो, हाइट के अंदर कोई कैटेगरी फिक्स नहीं थी, बट जेंडर के अंदर फिक्स कैटेगरी, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो अब जहां पे अब इस टारगेट के बिहाफ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग के भी दो टेक्निक होते हैं बिहाफ ऑफ देयर टारगेट वैल्यूज। इसके लिए आप दो तरह के यूज करते हो एल्गोरिदम, दो मशीन लर्निंग टेक्निक है, दो देयर आर मेनली टू सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक, दो या टू अप्रोच ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का अप्रोच है, ध्यान से लिखना है, सुपरवाइज का है अप्रोच ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। देखो, when we use regression, if our target is if our target is continuous variable, लिख लेना। if our target is categorical, then we use classification। क्लियर हो रहा है या नहीं सब? जैसे अब जैसे अच्छा एक चीज और, मेल फीमेल की जगह पे 0 1 लिख दिया तो क्या ये कंटिन्यूअस हो गया? आप बताना। ये 0 1 लिख दिया तो क्या ही कैटेगरिकल कंटिन्यूअस हो गया? अभी भी कैटेगरिकल है, क्यों? क्योंकि दो ही तरह की कैटेगरी है, 0 या 1। तो इस तरह में क्या यूज करते हैं हम? क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया? जैसे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, सब बताना, सब लोग यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो ये हमारा मशीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है। यदि टारगेट हमारा कंटिन्यूअस होगा तो क्या यूज करेंगे हम? रिग्रेशन। और यदि टारगेट हमारा कैटेगरिकल होगा तो क्या यूज करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लियर हो रहा है? अब बेटा सेकंड वाला सिनेरियो में चलिए, हम सेकंड टेक्निक क्या पढ़े थे? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग हम यूज करते हैं इफ इफ वी हैव अनलेबल्ड डेटा। इसके अंदर डेटा क्या अनलेबल्ड है? अच्छा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। इन अपन अनसुपरवाइज लर्निंग डेटा इज लेबल, डेटा तो लेबल ही होता है, वी हैव नो एनी टारगेट। डेटा लेबल होता है बट टारगेट अवेलेबल नहीं। इन लेब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज्ड ऑन लेबल डेटा विच हैव नो एनी टारगेट। हमारे पास टारगेट अवेलेबल नहीं है, समझ पा रहे हो ना? मीन्स डेटा कुछ ऐसा होगा, देखो। फीचर फीचर होंगे, हमें टारगेट खुद से डिसाइड करना होगा। जैसे कि क्या? देखो, जैसे हमने आपको एज बता दिया, वेट बता दिया, हाइट बता दिया, ये तीन इंफॉर्मेशन के यहाँ पे आप क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो आपको डिसाइड, समझ रहे हो ना आप? तो हमारे पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है? डेटा तो होती है, हमारे पास टारगेट अवेलेबल नहीं होता। तो इसका यूज, इससे क्या क्या कर सकते हो आप? देखो, इससे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ग्रुप बना लिया कि 20 से 40 ग्रुप एज वाले, उनका वेट क्या है? सॉरी, 20 से 40, 40 से 60 वालों का वेट क्या है? 60 से 80 वाले को क्या है? इस यहाँ पे इनको हम अलग अलग सेक्शन के प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। इसका यूज होता है सेगमेंटेशन पर्पस। सेगमेंटेशन मतलब जैसे इंडिया में, जैसे हमारे इंडिया, पूरे इंटायर इंडिया सपोज करो, इंटायर वर्ल्ड की डेटा है हमारे पास, उसमें जैसे अमेजोन वाले करते हैं, देखते होगे आप, इंडिया
की अलग रिलीजन होती है। इंडिया में दो तरह की रिलीजन जनरली होती है, बहुत सारे हैं, वैसे कहना मुश्किल है, बहुत सारे रिलीजन है। तो हर रिलीजन का अपना एक मंथ होता है जिसमें उनके बहुत सारे वो होते हैं फेस्टिवल्स। तो आप देखे होंगे कि जैसे आपको होली से पहले होली के सारे ऑफर्स आपके फोन में दिखते हैं। आपके साथ सेम कोई फॉरनर बैठा है, उसके फोन में देखो कोई भी होली के ऑफर नहीं दिखा रहे। क्योंकि हम अमेजोन ने क्या किया, हमारे डेटा पे एक सेगमेंट बना रखा है कि ये इंडियन है, इंडिया में भी ये पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, उनमें भी ये इस फेस्टिवल में इनको ये सारे ऑफर देनी है। वही सेम देखो आप ईद वगैरह में आपको आप रिलीजन के बिहार में उनको ज्यादा देते हैं, देखे हो ना आप ये चीजें। ये कैसे डिसाइड होता है बाई डे। तो इसका यूज कहाँ पे है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का यूज कहाँ पे करते हो, सेगमेंटेशन पर्पज से। सेगमेंटेशन मतलब ग्रुपिंग करना, समझ रहे हो ना। इसका यूज करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ, सक्षम ग्रुप, ग्रुप बनाना अपने जैसे 20 से 40 केजी के, इनको 20 से 40 के एज है, उनका वेट क्या है, उस वेट के बिहार पर उनको उस तरह की चीजें मिली। जैसे इस सोसाइटी में 20 से 40 केजी वाले हैं जो ज्यादा ओवर वेटेड है, उनको बताओ वो कि वेट लॉस करने के हमारे पास 10 तरह के तरीके हैं। भले एक ना काम करें, गर्म पानी में नींबू डालो, नींबू में गर्म पानी डाल के पियो, मध में नींबू डाल लो, नींबू में मध, मतलब हर तरीके की करो और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ कि बस कल के ये ठीक हो गया, बस आज खाओ कल पतले हो जाओ। या जो देखो कि बहुत ज्यादा ओवर वेटेड नहीं, ओवर सपोज करो कम वेट वाले को क्या कहते हो आप, ठीक है। तो ऐसे लोग ज्यादा है तो उनको उस तरह के प्रोडक्ट दिखाओ। नहीं तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, और इसका इसी को यूज, यही है हमारा सेगमेंटेशन। इसी को आप आगे जाके पढ़ोगे एआरएम, एसोसिएशन रूल माइनिंग, या एमबीए जिसको कहते हैं, मार्केटिंग बिजनेस एनालिसिस, है ना, एमबीए। आप वो मार्केटिंग वाला नहीं, वो नहीं, मार्केटिंग ये हम पढ़ते हैं, मार्केटिंग बास्केट एनालिसिस, बिजनेस में बास्केट एनालिसिस। हम बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। इसका एक और यूज होता है, जैसे आप देखिए होंगे कैटेगरिकल में, जैसे आप किसी मॉल में जाओ, तो आप देखोगे जब आप शूज जहाँ पे सिलेक्शन होगा ना, उसी के बगल में बेल्ट लगा होगा, उसी के बगल में वॉलेट लगे रहते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन की चीजें हैं कि यदि कोई पर्सन ये लेने आया है तो ये भी लेगा, ये लेने आया, जैसे आप दुकान किसी शॉप पे जाओ मॉर्निंग टाइम, तो आप देखोगे जहाँ पे मिल्क का पैकेट रखा होगा ना, वहाँ पे अंडे रखे होंगे, वहाँ पे ब्रेड रखे होंगे, वहीं पे पीनट रखा होगा, सभी चीज ऐसे कैटेगरी की चीजें कि एक ही रिलेवेंट वीडियो, रिलेवेंट सारे, ताकि आप उसी कैटेगरी को हाईलाइट कर सको। इस तरह का क्या है मार्केट बास्केट एनालिसिस, कि एक बास्केट में कितनी चीजें हम कैरी कर, जैसे हम जनरली हम लोग जाते हैं मार्केट दुकान पे मॉर्निंग टाइम, तो दूध लोगे तो नॉर्मल सी बात है, यदि वेजिटेरियन हो तो ब्रेड लोगे, नॉन वेज तो अंडे लोगे, नहीं। तो ये चीजें ये वहां पे यूज होता है। इसको एक और सेगमेंटेशन, डिस्क्रिटाइजेशन, इन सभी में इसको यूज करते हो, समझ गए ना। मतलब इसमें भी जैसे इसमें 500 कॉलम होता है, तो कौन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कौन को छोड़ना है, सेगमेंटेशन में डिस्क्रिटाइजेशन में भी यूज होता है इसको। अब है लास्ट वन, इधर रीइंफोर्समेंट, थर्ड। रीइंफोर्समेंट नाम से पता चल रहा है। When we use reinforcement learning, yeah, what is the reinforcement learning? This is the machine learning technique that is used, uh, that then we have we use when we have no any data, we have no any target, we have no any feature। ना तो हमारे पास टारगेट अवेलेबल होता है, ना ही हमारे पास फीचर भी होता है। We need to create data and we to also find out like the टारगेट, हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है। जैसे इसका यूज रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हो, जैसे इस पे ना, इसे आप ये भी कहा जाता है साइलेंट एनालाइजर। जैसे हमारे घरों में आप देखिए सर, आपने देखा होगा कि ये जो ब्लिंकिट जेप्टो है, ये किस चीज का इनिशिएटिव है। हम हर आधे घंटे में सर्च करते थे नियर बाई ग्रोसरी, नियर बाई मेडिकल, नियर बाई फूड सेक्शन, नियर बाई ये सारी चीजें, इसी को भी यहाँ पे गूगल ने साइलेंटली एनालाइज किया, और इस एनालिसिस को किसी ने यूज किया कि इस पूरे इंडिया को या पूरे सोसाइटी को किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो इनको घर तक डिलीवरी आइटम डिलीवर करे, कौन सा, ग्रोसरी। क्योंकि खाने का समझ रहे हो ना ये। तो इससे ये क्या होता है कि साइलेंटली डेटा को एनालाइजेशन करके उस ध्यान पे हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें जरूरत क्या है। देख रहे हो ना ये चीज, समझ रहे हो, जैसे आप फोन यूज करते थे, पहले स्मार्टफोन आया, देखिए यार समझिए चीजों को ध्यान से। लोग यूट्यूब चलाते थे, यूट्यूब पे वीडियो होते थे 1 घंटे की, 20-20 मिनट की, 5-5 मिनट की, लोगों ने कहा नहीं, ये थोड़ा कम लोग पसंद कर रहे हैं, लोग 1 मिनट में आसपास आ जा रहे हैं। यूट्यूब ने क्या किया, उसके पहले क्या गया था टिकटॉक, 30 सेकंड में। फिर उससे भी यूट्यूब ने कहा नहीं, मुझे भी ऐसी चीज चाहिए, तो रील बनाते हैं, आप देख रहे हो।
तो समझ रहे हो ना, ये सब क्या है, आपके एनालाइजेशन किया हुआ है, खुद से आपके जैसे डेटा को क्रिएट किया और खुद से प्रोडिक्शन किया कि क्यों इस चीज की नीड है। नहीं नहीं, जैसे आप किसी स्कूल की जैसे आप किसी स्कूल में विजिट किया, किसी आप यूनिवर्सिटी में विजिट की, वहां पे आपने बच्चों को रिकॉग्नाइज किया, खुद से आपने बच्चों की डेटा कलेक्ट किया, उस यहाँ पे आपने एक सिस्टम जनरेट किया, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नहीं तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग से डन और नॉट डन। तो ये तीन तरह की टेक्निक है जो हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर में। अभी कल की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपको सुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसके उसमें हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन। ठीक है, आज यहीं तक रखता हूँ। फ्रॉम टुमारो वी अगेन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू।